नमस्कार। आज हम प्रकृति के काम करने के सबसे बुनियादी तरीके यानी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम एक छोटे से तालाब से लेकर पूरे ग्रह तक का एक सफर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी का ये उलझा हुआ जाल आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे एक सवाल पर आते हैं। सोचिए जरा, एक सूरज की किरण, एक मशरूम और एक शार्क, इन तीनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए इसका जवाब ही इकोसिस्टम के बिल्कुल दिल में छिपा है। ये सभी ऊर्जा और पोषक तत्वों के एक ऐसे अदृश्य धागे से बंधे हैं जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है। तो फिर इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, साल 1935 में आर्थर टेंसले ने यह शब्द दिया था, इकोसिस्टम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कोई भी ऐसी जगह जहां जिंदा चीजें मतलब पौधे, जानवर और बेजान चीजें जैसे पानी, मिट्टी, धूप, ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बस यही हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है, फिर बात करेंगे जिंदा और बेजान चीजों की। इसके बाद आएगी ग्रेट फूड चेन। फिर हम देखेंगे कि हमारा ग्रह चीजों को रिसाइकिल कैसे करता है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये इकोसिस्टम समय के साथ बदलते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके दो मेन हिस्सों को पहचाना होगा, एक जो जिंदा है और दूसरा जो बेजान है। तो देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तरफ है बायोटिक यानी सारी जिंदा चीजें जैसे पेड़ पौधे, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ है एबायोटिक यानी वो बेजान चीजें जिनके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, तापमान, मिट्टी। जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक इकोसिस्टम बनता है। अब इन जिंदा चीजों के भी अपने अपने रोल होते हैं, बिल्कुल किसी नाटक के किरदारों की तरह। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी हमारे पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स जो एनर्जी के लिए दूसरों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं सबसे जरूरी किरदार डिकम्पोजर्स जैसे फंगस और बैक्टीरिया। इनका काम है हर मरी हुई चीज को तोड़कर उसके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देना। तो ये सब एक साथ काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सूरज से एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर्स को यानी पौधों को, फिर कंज्यूमर्स आकर इन पौधों को खाते हैं, और जब ये सब मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स अपना काम करते हैं, उन्हें वापस पोषक तत्वों में बदल देते हैं, और बस ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। ये कुदरत का एक ऐसा इंजन है जो कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि इस खेल में खिलाड़ी कौन कौन है। अब देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। और इसका पहला नियम है एनर्जी का बहाव, जिसे हम ग्रेट फूड चेन भी कहते हैं। देखिए, एनर्जी एक सीढ़ी की तरह एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है। इन लेवल्स को हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। सबसे नीचे लेवल 1 पर हैं पौधे, लेवल 2 पर वो जानवर हैं जो पौधों को खाते हैं, फिर लेवल 3 पर वो हैं जो लेवल 2 वालों को खाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही ऊपर तक चलता जाता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। एनर्जी का ये जो बहाव है ये सिर्फ एक तरफा होता है, नीचे से ऊपर, और हर स्टेप पर, हर लेवल पर थोड़ी एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है यानी खो जाती है। और यही वजह है कि फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होती, मतलब 4-5 लेवल के बाद ऊपर वाले के लिए ज़्यादा एनर्जी बचती ही नहीं है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रेजिंग फूड चेन। यह हमेशा किसी जिंदा हरे पौधे से शुरू होती है। जैसे मान लीजिए, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खा लिया मेंढक ने, और ये कहानी आगे बढ़ती गई। ये एनर्जी के सीधे सीधे ट्रांसफर को दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर फूड चेन हरे पौधों से शुरू नहीं होती। एक और तरह की फूड चेन है जिसे डिट्राइटिस फूड चेन कहते हैं। ये शुरू होती है मरी हुई चीजों से, जैसे सूखी पत्तियां या मरे हुए जानवर। यहाँ केंचुए जैसे जीव पहले अपना काम करते हैं और फिर दूसरे जानवर उन्हें खाते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। तो एनर्जी तो एक तरफ बहकर खत्म हो गई, लेकिन उन चीजों का क्या जिनसे हम सब बने हैं, मतलब जो मटीरियल है? बस यहीं पर आता है इस खेल का दूसरा नियम, हमारे प्लैनेट का शानदार रिसाइकलिंग सिस्टम। ये जो लाइन है ये पूरी बात को एकदम सही तरीके से समझाती है। देखिए, एनर्जी वो तो गर्मी बनकर हमेशा के लिए खो जाती है, लेकिन जो पोषक तत्व हैं वो कभी खत्म नहीं होते।
उन्हें बार बार अनगिनत बार रिसाइकिल किया जा सकता है। वो बस अपना रूप बदलते रहते हैं और इन साइकिल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आता है वाटर साइकिल, जिसके बारे में हम सबने सुना है। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, ऊपर जाकर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है और वो पानी नदियों से बहकर वापस समुद्र में पहुंच जाता है। यह कुदरत का एक बहुत बड़ा प्लम्बिंग सिस्टम है, कह सकते हैं। फिर आता है कार्बन साइकिल। कार्बन, जो हर जिंदा चीज की बुनियाद है। पौधे इसे हवा से लेते हैं, जानवर पौधों को खाकर कार्बन हासिल करते हैं, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं या कोई जीव मर जाता है तो वो कार्बन वापस हवा में चला जाता है। ये जिंदगी का एक लगातार चलने वाला लेनदेन है। और इसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए, हवा में नाइट्रोजन तो भरी पड़ी है, लेकिन पौधे उसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहीं पर आते हैं असली जादूगर, कुछ खास तरह के बैक्टीरिया। ये छोटे छोटे जीव हवा के नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिससे पौधे सोख सकें। सच कहूं तो इनके बिना पूरी की पूरी फूड वेब ही ठप पड़ जाएगी। तो ठीक है, हमने देख लिया कि इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, एनर्जी कैसे बहती है और ज़रूरी चीज़ें रिसाइकल कैसे होती हैं। लेकिन इकोसिस्टम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो वक्त के साथ बदलते हैं, विकसित होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इस प्रोसेस को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एक तरह का सिलसिलेवार बदलाव है, जहां समय के साथ एक जगह पर रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का ग्रुप बदलता रहता है। मतलब एक कम्युनिटी जाती है और दूसरी के लिए रास्ता बनाती है। प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब जिंदगी बिल्कुल नई जगह से, स्क्रैच से शुरू होती है। मान लीजिए एक खाली चट्टान है। सबसे पहले उस पर लाइकेन जैसी कुछ पायनियर प्रजातियां आती हैं। वो चट्टान को तोड़कर थोड़ी सी मिट्टी बनाती हैं। फिर दशकों बाद काई उगती है, सदियों बाद घास और झाड़ियां अपनी जगह बनाती हैं, और फिर हजारों साल बाद जाकर एक घना स्थिर जंगल तैयार होता है, जिसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। और यही है वो पूरी अविश्वसनीय यात्रा, एक बंजर चट्टान से शुरू होकर हजारों साल के सफर के बाद एक हरे भरे स्थिर जंगल तक पहुंचना। ये कुदरत की धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो सिस्टम हमने देखे हैं, एनर्जी का बहना, पोषक तत्वों का घूमना और धीरे धीरे विकसित होना, ये लाखों सालों से ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो ये सोचना लाजमी है कि इन पुराने और इतने उलझे हुए सिस्टम्स के भविष्य को बनाने में हमारी भूमिका, हमारी जिम्मेदारी क्या है।